17 जनवरी 1950 ब्रिंक सिक्योरिटी कंपनी के एम्प्लॉइज अपना काम कर रहे थे। शाम के 7:30 बज चुके थे और तभी 5 वेल ड्रेस्ड रॉबर्स आते हैं। उन्होंने सारे एम्प्लॉइज को बांध दिया और चोरी चकारी शुरू कर दी। ये सारे रॉबर्स सिर्फ आधे घंटे में 1.5 मिलियन कैश और 1.2 मिलियन चेक्स ये सारा कुछ चुरा के आधे घंटे में फरार हो जाते हैं। तो हाँ जी, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम इसी केस के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि उस टाइम पर ये केस पूरी हिस्ट्री का सबसे बड़ी रॉबरी में से एक था। रात 8 बजे ब्रिंक्स के एम्प्लॉय ने तुरंत बॉस्टन पुलिस को कॉल किया। ये केस इतना ज़्यादा बड़ा था कि पुलिस और FBI टीम वहाँ पर थोड़ी देर में पहुँच जाती है। FBI और लोकल पुलिस ने वहाँ पर तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और 5 एम्प्लॉयज से अलग अलग रूम्स में इंटरव्यू लेना चालू कर दिया। इंटरव्यू के दौरान ये पता चला कि रॉबर्स ने नेवी पेटीकोट, ग्लव्स और मास्क पहन रखे थे ताकि कोई फिंगरप्रिंट्स ना आए, और उसके साथ साथ उन्होंने सॉफ्ट रबर शूज भी पहन रखे थे जिससे कि कोई आवाज ना आ पाए और वो आराम से अंदर आ पाए। उसके बाद उन्होंने चुपके से डोर को खोला और गन पॉइंट पर 5 एम्प्लॉयज को बांध दिया। वो लोग सारा कैश को अपने बैग में भरने लगे और वहाँ एक अटेंडेंट भी था जिसने अलार्म बजाया, लेकिन अलार्म बजाकर वो वहाँ से भाग जाता है। इसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन टीम को वहाँ पर एक रोप, एक टेप और एक कैप मिलती है जो कि रॉबर्स की थी, जो उन्होंने वहाँ से कलेक्ट करी थी। उसी दौरान बहुत सारे र्यूमर्स आए और टिप्स आए कि ये सारा पैसा ओशन में छुपा रखा है, पर ये सब बेकार था क्योंकि कुछ क्रिमिनल अपने जेल टर्म से बचने के लिए झूठे क्लू दे रहे थे, जो कि सब बेकार था। ये सारे एविडेंस कोई भी काम के नहीं थे। 5 फरवरी 1950 पुलिस ऑफिसर्स 3 गन रिकवर करते हैं। ये वही गन थी जो रॉबरी का हिस्सा थी। और फिर उसके अगले दिन FBI को एक बड़ी लीड मिलती है। FBI को एक ग्रीन ट्रक के बारे में पता चला जो रॉबरी के टाइम पर ब्रिंक्स के पास ही था। 4 मार्च 1950 को उसी सेम ट्रक के कुछ टुकड़े मिलते हैं, उसके कुछ स्पेयर पार्ट, उसके कुछ मोटर और उसके कुछ हैवी पार्ट्स। इन्वेस्टिगेशन टीम को ये जो लीड मिली थी ये काफ़ी नहीं थी, क्योंकि FBI को और पुलिस को पता था कि उनको काफ़ी कुछ करना बाकी है अभी। इन्वेस्टिगेशन टीम ने और FBI ने काफ़ी एफर्ट्स करे, लेकिन ये सारी लीड्स फेल होती गई। इस केस को चलते चलते 2-3 महीने हो चुके थे और लोग इसे द परफेक्ट क्राइम, द बेस्ट क्राइम ऑफ द सेंचुरी बोलने लगे। दोस्तों, अगर आपको ऐसी मिस्टीरियस, हिस्टोरिकल और रियल लाइफ केस जैसी वीडियोस पसंद है तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ब्रिंक रॉबरी की इन्वेस्टिगेशन में कई सस्पेक्ट्स पर शक गया। स्टॉर्टन वो जगह है जहां पर उस ट्रक के स्पेयर पार्ट्स मिले थे, और इसी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू एक इंपॉर्टेंट क्लू मिल गया। ये 2 लोग, एंथनी पिनो और जोसेफ, ये स्टॉर्टन के ही रहने वाले थे और पहले भी कई रॉबरी में शामिल रह चुके थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान FBI टीम ने इंटेरोगेशन चालू करा, जहां पर एंथनी का स्टेटमेंट काफी स्ट्रांग था और इसी वजह से ये प्रूव नहीं हो पा रहा था कि एंथनी भी इस केस में इन्वॉल्व है। दूसरा था जोसेफ, वो भी बॉस्टन के अंडरवर्ल्ड में मशहूर था, लेकिन उसकी भी स्टेटमेंट में कोई गैप्स नहीं मिल रहे थे। फिर इसके बाद FBI 2 और लोग को पकड़ती है। इनका नाम है ओकिफ और गुसेरा। ये दोनों भी प्राइम सस्पेक्ट थे। इन दोनों की चाल ढाल, बात करने का तरीका और बिहेवियर काफी सस्पिशियस था। और 1950 में स्टॉर्टन में जो ट्रक के स्पेयर पार्ट मिले थे वो इन दोनों का ही ट्रक था, और इसी वजह से इसकी इन्वेस्टिगेशन पर ज्यादा फोकस किया गया। FBI ने इन दोनों को इंटेरोगेट किया, लेकिन उनके पास भी कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं निकला। अब दिक्कत ये आ रही थी कि एंथनी पिनो को डिपोर्टेशन का रिस्क था, मतलब कोई उसको अपने देश से ना निकाल दे, और ओकीफ को जेल में कुछ लीगल प्रॉब्लम्स थी, इसलिए ओकीफ को गिरफ्तार किया गया। और दूसरी तरफ FBI ने गैंग के सभी मेंबर्स के साथ क्वेश्चनिंग शुरू कर दी, और इसी वजह से इस गैंग के बीच में टेंशन बढ़ गई और इसी गैंग ने ओकीफ के ऊपर एक हमला करवाया ताकि उसे जान से मार सके। इसी असैसिन अटेम्प्ट की वजह से ओकीफ ने FBI के साथ कोऑपरेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके ऊपर एक हमला करवाया गया था और उसको पता था कि ये हमला उसके मेंबर्स ने ही करवाया है। ओकीफ ने फाइनली कंफर्म किया कि एंथनी पिनो ने रॉबरी का प्लान बनाया था, और गैंग ने 1947 में पहली बार ब्रिंक्स को लूटने का प्लान बनाया था। फिर 1948 में उन्होंने अपना प्लान बदल दिया और 1950 में रॉबरी की। ओकीफ की कॉर्पोरेशन ने इन्वेस्टिगेशन में एक टर्निंग पॉइंट ला दिया, और उसके डिटेल अकाउंट से FBI को रॉबर्स के अगेंस्ट एक इंपॉर्टेंट एविडेंस भी मिला। ब्रिंक्स रॉबरी से पहले इस गैंग ने इस बिल्डिंग की अच्छे से तहकीकात की थी। उन्होंने कुछ महीने तक बिल्डिंग में घुसकर एम्प्लॉयज के जाने के बाद 5 अलग अलग डोर्स के लॉक सिलेंडर निकाल दिए, और फिर उसके बाद एंथनी पिनो ने 1949 में एक की शॉपर से अपनी एक लेट नाइट की बनवाई। इसके साथ साथ ओकीफ ने और गुस्कियारो ने मिलके सिक्योरिटी प्लान को चुपके से इंस्पेक्ट भी किया था, लेकिन वो उनके काम नहीं आया। और ये वही टाइम था जब इस गैंग ने उस ग्रीन ट्रक का इंतजाम किया था।
रॉबरी के एक महीने पहले से गैंग ने बिल्डिंग के आसपास के एरिया में प्रैक्टिस करनी चालू कर दी। फिर एक दिन रात को गैंग ने ट्रक के पिछले हिस्से में छुपकर ब्रिंक्स के आसपास जाना शुरू किया और फाइनली 7 लोग गन के साथ ब्रिंक्स के 5 एम्प्लॉयज को बांधकर अपनी लूटपाट शुरू कर देते हैं। लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन टीम को और एफबीआई टीम को यह जानना था कि ये सारा चोरी का पैसा कहाँ छुपा के रखा हुआ है। चोरी के अगले दिन लूट के बाद सारे गैंग मेंबर्स ने पैसे को हाइड करना शुरू कर दिया। जैसे कि कुछ लोगों ने पैसा अंडरग्राउंड छुपा रखा था। ओकीफ और गुसियारो जो उस ग्रीन ट्रक के मालिक थे, उन्हें $2 लाख दिया गया, जिसे ओकीफ ने अपनी पुरानी कार में छुपा दिया था। ओकीफ को अपने गैंग के मेंबर्स पे बहुत ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि उसको पता था कि उसी के गैंग के मेंबर्स ने उस पर हमला करवाया है और इसी वजह से उसे बहुत ज्यादा बिट्रेयल फील हो रहा था। फाइनली 11 जनवरी 1956 को एफबीआई के एजेंट्स को कंप्लेन फाइल करने का ऑर्डर दिया जाता है। एफबीआई ने उस गैंग के सभी मेंबर्स के ऊपर सिवाय ओकीफ को छोड़ के उनके ऊपर 11 क्राइम चार्ज किए थे, जैसे कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी चोरी करना, बैंक रॉबरी करना। ये सारे क्राइम्स उनके ऊपर लगा दिए थे। 12 जनवरी 1956 को एफबीआई ने 6 गैंग मेंबर को अरेस्ट किया, जिनमें शामिल थे बेकर, कोस्टा, गेगन, माफी, जोसेफ और पिनो, और इन सबका बेल $1 लाख से भी ज्यादा रखा गया था। फाइनली इस पूरे केस में ओकीफ को विटनेस बनाया गया और उन सभी को गिरफ्तार किया गया। अरेस्ट करने के बाद भी $27,75,000 से भी ज्यादा की लूट मिसिंग थी। ओकीफ को भी नहीं पता था कि बाकी गैंग मेंबर्स ने लूट को कहां पे छुपा के रखा है। पर 1956 में एक लीड मिलती है, जहां पर पता लगता है कि आर्केड में एक पुराना फेडरल रिजर्व नोट देखा गया है। ये नोट एक अंडरवर्ल्ड फिगर से जुड़ा हुआ था और इन्वेस्टिगेशन के बाद भी सिर्फ $5,000 की लूट मिल पाई थी। लेकिन बाद में जैसे जैसे टाइम बीतता गया, बॉस्टन में एक ऑफिस में एक छोटे से कूलर के अंदर से $27,000 पैसा मिल जाता है लूट का। लेकिन अभी भी $12 लाख से भी ज्यादा पैसा मिसिंग था। फाइनली ओकीफ ने 18 जनवरी 1956 को गिल्टी प्ली किया। प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों ने 100 से ज्यादा विटनेस को बुलाया और सबसे इंपॉर्टेंट विटनेस था ओकीफ, जिसके एक ही स्टेटमेंट से सबके रोल क्लियर हो जाते हैं। और फाइनली एंड में गैंग के सभी मेंबर्स को लाइफ टाइम प्रिजन की सजा सुनाई गई, सिवाय ओकीफ के, क्योंकि उसने इतने बड़े केस में पुलिस की हेल्प की थी और विटनेस बनकर सामने आया। और यही था ब्रिंक रॉबरी का फाइनल एंड। उस टाइम पे दुनिया भर के सभी लोगों को ये लग रहा था कि ये एक परफेक्ट क्राइम था, लेकिन एंड में सारे क्रिमिनल्स को जेल भेजा गया और जस्टिस मिली। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये स्टोरी और वीडियो अच्छी लगी तो अपने करीब वालों को और अपने दोस्तों को ये जरूर शेयर करना। चलिए दोस्तों, गुड नाइट एंड टेक केयर।